राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। मैं ये कहानी मुंबई में रहकर बना रही हूँ। आप लोग मेरी कहानी कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मंदिर में आज साफ सफाई चल रही थी। दुर्गा मंदिर के आसपास बैठे हुए भिखारियों को नगर निगम के लोग वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर 70 वर्षीय सुधाकर जी एक काले से कंबल को ओढ़े हुए बैठे थे। वह वहां से हट नहीं रहे थे। सफाई कर्मी कई बार उन्हें बोला, हट जाओ यहाँ से अंकल, यहाँ सफाई करने दो। दुर्गा मंदिर में कल बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। सुधाकर जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मेरा कहीं घर नहीं है। मैं कहाँ जाकर रहूंगा इतनी ठंड में। कल सुबह कहीं चला जाऊंगा। आज इस मंदिर की छांव के नीचे रहने दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा। लेकिन सफाई कर्मी कहने लगे, नहीं अंकल, आज ही हटो यहाँ से। आज ही सारी तैयारियां करनी है। बार बार सफाई कर्मी हटा रहे थे और सुधाकर जी हाथ जोड़े जा रहे थे। तभी वहीं पर एक व्यक्ति आकर कहते हैं, अंकल आपको यहाँ से हटना ही होगा। यह लोग नहीं मानेंगे। आपके गिड़गिड़ाने और हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में ऐसा ही चलता है। सुधाकर जी बोलने लगे, बेटा अभी पूजा तक तो रहने दो। आज मुझे कुछ सुबह से खाने को भी नहीं मिला। वह व्यक्ति जिसका नाम राकेश रहता है अपने जेब से 500 की नोट निकाल कर देता है। लो अंकल, जाकर खा लो और अपने लिए दवाइयां ले लो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। लेकिन अंकल एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ मंदिर में बैठकर भी क्यों मांगते हो? भगवान ने आपको हाथ पैर दिया है। कहीं जाकर मजदूरी कर लो। अपने लायक काम ढूंढकर क्यों नहीं कर लेते? सुधाकर जी हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, बेटा कई जगह काम ढूंढने गया, लेकिन लोग मेरी उम्र और मुझे देखकर काम नहीं करते हैं। बेटा तुम्हारा भला होगा, तुम ही कहीं मुझे काम पर लगा दो। कुछ समय के लिए राकेश सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, अंकल अच्छा आओ मेरे साथ, मैं आपके लिए काम बताता हूँ। लेकिन अंकल काम बड़े कठिन का है। मैं एक ठेकेदार के अंदर काम करता हूँ। जहाँ पर वह बिल्डिंग बन रही है वहाँ कई मजदूर हैं। ईटा ढोने का काम, सीमेंट का मसाला ढोने का काम, वहां पर मजदूरी कर लोगे? हाँ बेटा मैं कर लूंगा, सुधाकर जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। राकेश उन्हें बिल्डिंग की तरफ ले गया। काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन था। कई बिल्डिंगें एक साथ तैयार हो रही थी। राकेश उन्हें वहां जाकर दिखाता है, अंकल यहाँ काम करना होगा। तभी एक दूसरा व्यक्ति आकर कहता है, क्या राकेश, ये तुम किसे उठाकर लाए? इसकी हालात तो देखो। यह अंकल काम कैसे कर पाएंगे? सुधाकर जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा बड़ी मुश्किल से कुछ उम्मीद जगी है। मैं काम कर लूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, बड़ी मेहनत करूंगा। राकेश को दया आ जाती है और कहता है, भाई इन्हें खाने और रहने की जरूरत है। बाकी मजदूरों से थोड़ा कम दे दिया करना। वह कहता है, अंकल बाकी मजदूरों को तो यहाँ रोज का 500 रुपये मिलता है, लेकिन आपकी उम्र और आपके काम को देखकर आपको यहाँ सिर्फ 200 रुपये मिलेगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मेरे लिए 200 रुपये बहुत है बेटा। बस मुझे काम दे दो। राकेश कहता है, अंकल देखो उस साइड में सभी मजदूरों ने तंबू लगा लिया है, और आपके लिए भी एक तंबू कल प्लास्टिक मंगवा कर लगा देंगे। आज आपको किसी के तंबू में सेट करवा देते हैं। वह राकेश एक को बुलाकर कहता है, इस अंकल को आज की रात तंबू में रहने दो। कल इनके लिए एक अलग सा तंबू लगा देना। दूसरे दिन से राकेश के यहाँ सुधाकर जी काम करने लगते हैं। सुधाकर जी काफी कमजोर थे। कई दिनों से वह पेट भर का खाए भी नहीं थे। उनके ऊपर 4 ईंट रखते ही उनके कदम भारी हो जाते थे। उनसे चला नहीं जाता था। फिर भी सुधाकर जी पूरा दिन काम करते रहे। दूसरे दिन उनका शरीर दर्द से टूट रहा था। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उठकर काम करने जाए, लेकिन वह फिर अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए पूरा दिन काम करते रहे। शाम होते होते उन्हें चक्कर आने लगा। वह गिरते गिरते बचे। उनके सिर से 4 ईंटें गिर गई।
और वह लड़खड़ा कर बैठ गए। सभी दूसरे मजदूर कहने लगे, राकेश भाई कितने लालची हो गए हैं, कम पैसे देकर एक बुढ़े से काम करवा रहे हैं। अरे यहाँ जवान जवान को काम नहीं मिलता और यहाँ बुढ़े को लाकर काम देकर बैठे हैं। कल का कुछ हो गया, मन मुरा गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राकेश सारी बातें सुन रहा था। वह आकर कहता है, अंकल जी अब आप यह काम मत करो। देखो मेरी नौकरी का सवाल है, यदि ठेकेदार को पता चल गया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। सुधाकर जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, बेटा मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे पास कोई दूसरा रहने का ठिकाना भी नहीं है। मुझे पैसे मत देना, जो देते हो उसमें से भी कम कर दो। राकेश ने बड़े नरमी से कहा, अंकल मजदूर लोग मेरी शिकायत ठेकेदार से कर देंगे तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। सुधाकर जी ने कहा, बेटा मुझे ठेकेदार से मिलवा दो, मैं तुम्हारे ठेकेदार से ही बात कर लेता हूँ। तभी ठेकेदार की गाड़ी वहां पर आती हुई दिखाई दी। राकेश ने कहा, ठीक है अंकल जी, देखो आपकी किस्मत से ठेकेदार की गाड़ी भी आ गई। अभी जाओ ठेकेदार से आप बात कर लो। जैसे ही सुधाकर जी ठेकेदार के पास जाने लगे, ठेकेदार गाड़ी से उतरा। उसे देखते ही सुधाकर जी अपने कंधे में रखे हुए पुराना तौलिया अपने सिर पर रखकर अपना चेहरा छुपा लिए और उल्टे पांव वहां से भागकर आ गए। यह देखकर राकेश हैरान था कि वह तो ठेकेदार के पास काम के लिए बात करने जा रहे थे, लेकिन ठेकेदार को देखकर वहां से भाग क्यों रहे हैं। सुधाकर जी राकेश के पास आकर कहते हैं, बेटा ठीक है, यदि तुम मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन राकेश ने पूछा, अरे अंकल आप तो ठेकेदार से बात करने गए थे, फिर आप उन्हें देखकर चेहरा क्यों छुपा लिए, यहाँ से भाग क्यों रहे हैं, आखिर मामला क्या है, क्या आप ठेकेदार को जानते हैं। नहीं बेटा नहीं, मैं ठेकेदार को बिल्कुल नहीं जानता। नहीं अंकल कुछ तो वजह है, क्या वह ठेकेदार आपके बेटा है। नहीं नहीं बेटा, वह मेरा बेटा कैसे हो सकता है, वह तो इतना बड़ा अमीर आदमी और कहाँ मैं गरीब मंदिर में भीख मांगने वाला, और वह इतने बड़े अमीर कार से चलने वाले। नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, मैं उनका पिता नहीं हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता। यह कहकर वह वहां से चलने लगे। राकेश को काफी शक हुआ कि ठेकेदार जिसका नाम महेश है और सुधाकर जी का कुछ ना कुछ तो पुराना संबंध जरूर है। क्या बात है, आखिर ये भाग क्या रहा, अच्छा संबंध है या बुरा। उसके मन में काफी बेचैनी होने लगी थी। वह सुधाकर जी का पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे चल दिया। सुधाकर जी फिर से उसी मंदिर के पास पीछे आकर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे माता रानी, आज आपने मुझे उस महेश से बचा लिया। पीछे खड़ा हुआ राकेश सुन लेता है और फिर वहां से चला जाता है। मन में सोचता रहता है कि यह अंकल को हमारे ठेकेदार का नाम कैसे पता, कुछ न कुछ तो बात जरूर है। राकेश अब सुधाकर जी के ऊपर नजर रखने लगा था। दूसरे दिन वह मंदिर के पास जाकर कहता है, अंकल जी कब तक आप मंदिर के पास बैठे रहोगे, आपको मैं मदद करता हूँ लेकिन उसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे। आप चलो, मैं आपको काम ढूंढ के देता हूँ, आपके लिए मैं कल से ही काम की व्यवस्था कर देता हूँ। यह कहकर वह चला आया। दूसरे दिन सुबह वह जब कंस्ट्रक्शन के बाहर बड़ा गेट खोलकर निकला तो उसने देखा कि आगे से साहब की गाड़ी जा रही थी और वहीं सुधाकर जी कंबल लपेटे हुए बैठे थे। और जब उसके ठेकेदार की गाड़ी को देखे तो वह उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह हाथ दे रहे थे गाड़ी को, ठेकेदार की गाड़ी रोकवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महेश गाड़ी नहीं रोका और चला गया। यह देखकर राकेश को और आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति उस दिन देखकर भाग रहा था, आज वही व्यक्ति क्यों ठेकेदार से बात करना चाहता है, क्यों उनकी गाड़ी रुकवा रहा है। उसके मन में और भी बेचैनी होने लगी थी, लेकिन वह दिन भर के काम में लगा रहा। शाम को उसने फिर से देखा कि फिर से सुधाकर जी उसके गेट के बाहर ही, जहां पर बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन के बाहर रोड पर बैठे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहीं पर महेश सेठ की गाड़ी आकर रुक जाती है। यह देखकर राकेश छुप जाता है और अपने ठेकेदार महेश और सुधाकर जी की बातें सुनने की कोशिश करने लगता है। सुधाकर जी से वह कहता है, अंकल मुझे कुछ नहीं पता,
आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तो सुधाकर जी कहते हैं, बेटा एक बार उसका पता लगाकर बता दो कि वह कहाँ गया है, फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। यह सुनकर महेश कहता है, अंकल जी मुझे कुछ नहीं पता है। उस दिन की घटना के बाद मैंने मतलब ही छोड़ दिया था और मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया था। फिर आज अचानक से आपसे मुलाकात हो गई है। बेटा तुम मुझे पता लगाकर बता दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। महेश अपनी कार में बैठा और निकल गया। राकेश यह सुनकर बहुत परेशान था। वह तुरंत सुधाकर जी के पास पहुंच गया और कहने लगा, मैंने आपकी और ठेकेदार की बातें सुन लिया है। अंकल आप मुझे सच सच बताओ, आपके और ठेकेदार के बीच में क्या मामला है? यह सुनकर सुधाकर जी पहले घबराता गए और फिर उसे सब बताने को तैयार हो गए। राकेश ने कहा, यह जगह सही नहीं है, आप चलो मेरे साथ। अब राकेश सुधाकर जी को अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गया और कहने लगा, अंकल जी अब यहाँ सब कुछ ठीक है, आप डरो मत। मैं इस छोटे से कमरे में रहता हूँ और अकेला ही हूँ। कंस्ट्रक्शन के बाहर ही एक छोटा सा कमरा राकेश को मिला था। वह अब सुधाकर जी से सारी बात पूछने लगा। सुधाकर जी ने बताया, बेटा यह महेश जो तुम्हारा ठेकेदार है, यह कभी मेरे भी जैसा हुआ करता था, मेरे घर आया करता था, मेरे बेटे नितिन का दोस्त था, उसी की कंपनी में काम किया करता था, इसीलिए बेटे से मिलने आता रहता था। मैं हमेशा से मजदूर या भिखारी नहीं हूँ बेटा, मेरा एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था, लेकिन मेरी बहू और मेरे बेटे की वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी पत्नी उम्र के साथ साथ कमजोर और बीमार होने लगी थी। मेरा बेटा अपनी पत्नी के बश में था। वह हम बूढ़े माता पिता की तरह बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। शाम को जब भी ऑफिस से आता नितिन, तो बहू हम दोनों के बारे में बहुत बिराया करती थी और बेटा सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता। हम लोग यदि कभी मुंह खोलने की कोशिश भी करते थे तो हमें डांट डपट देता था और अपनी पत्नी को बढ़ावा देता। इसीलिए बहू हमारी इज्जत कौड़ी के बराबर करके रख दी थी। मैं पूरा दिन घर का काम करता और बाहर का भी, सब्जियां लेना, सामान लेना, पोते को स्कूल भेजना, उसी स्कूल से लेने आना, सारा काम मैं संभालता था। मेरी पत्नी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे उसके पास दो पल बैठकर उससे बात करने का समय नहीं मिलता था। वह पूरा दिन बेचैनी में मुझे ही ढूंढती रहती थी। पोते से पूछती, बेटा तुम्हारे दादाजी कहाँ चले गए? लेकिन बहू मुझे अपने पत्नी के पास बैठने का समय ही नहीं देती थी। जब भी मैं उसके पास जाता तो कह देती, क्या तोता मैना की तरह पूरा दिन बैठकर बातें करते रहते हो, घर के काम कर लो, यहाँ तुम्हें खिलाने के लिए कोई नौकर नहीं बैठा है, एक तो खाट पकड़कर पड़ी हुई है और तुम ही थोड़ा बहुत करते हो, वह भी नाटक करते हो। मैं बहू और बेटे के डर से घर का काम करता रहता ताकि उसके बदले बहू बेटे मेरी बीमार पत्नी को खाना दे दिया करे, लेकिन उसमें भी बहू पेट भर खाना नहीं देती थी। मैं अपने हिस्से का खाना ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाता, लेकिन मेरी पत्नी समझ जाती थी कि बहू ने इतना ही खाना दिया है। वह बीमारी का बहाना कर कम ही खाना खाया करती थी। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। मैं अपने बेटे से गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा कि बेटा तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दवाइयाँ ला दे, लेकिन मेरा बेटा सुनता नहीं था। एक बात जरूर थी, जब मेरे घर पर जब मेरे घर पर महेश आता था तो नितिन दिखावा करने के लिए महेश के सामने हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को खाना लाकर देता, बात बात पर हम दोनों के पैर छूता, आशीर्वाद लेता, ऐसा दिखाता था कि जैसे कितना बड़ा आदर्श बेटा है, अपने माता पिता का कितना बड़ा आज्ञाकारी है। यही है श्रवण कुमार। लेकिन जैसे ही महेश चला जाता था तो नितिन अपनी औकात पर आ जाता, हम लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता, हम लोगों को वहां से तुरंत भगा देता, अपनी जबान में कभी कंट्रोल नहीं रखता था, जो मन में आए उसकी पत्नी भी कहा करती थी। हम लोगों को दोनों पति पत्नी का बचा हुआ जूठन खाने को देता था। यहाँ तक कि पत्नी हाथ उठाती रहती थी और बेटा देखता रहता था। बुढ़ी
कम मरेगी। यह कहकर कभी कभी अपने सास के बाल खींचकर दो चार थापड़ लगा दिया करती थी। मेरी पत्नी रोती रह जाती। मैं बहू के पास जाकर हाथ जोड़ता, बहू रहने दे। बेटा नितिन, तू अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? तेरी माँ को वह मारती रहती है। जब भी मैं पास में जाता तो मुझे कहती, बुड्ढे, अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं तेरे ऊपर ना जाने क्या क्या क्लेम लगाऊंगी। इसी डर के कारण मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए भी बहू को हाथ नहीं लगाता था और वह मेरी पत्नी को मारती रहती थी। वह काफी बीमार और कमजोर होने लगी थी। एक दिन पोते का जन्मदिन था। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। महेश भी आया हुआ था पार्टी में। घर में बहुत सारा पकवान बना था। सबके सामने तो उस दिन बहू बेटे ने हम दोनों को भी अच्छा खाना दे दिया था। महेश जब भी घर पर आता था तो नितिन से ज्यादा हम दोनों के पास बैठकर बातें किया करता था। उस दिन महेश हमारे साथ बैठकर बातें ही कर रहा था कि उसकी मोबाइल हमारे खाट पर ही छूट गई और महेश जल्दी जल्दी में बाहर निकल गया। घर के और मेहमान पहले ही चले गए थे। महेश हमारे साथ बैठकर बातें करने लगा था। जैसे ही महेश निकला तो बहू आकर कहती है, बुढ़िया खूब पकवान खा लिया है, अब आराम फरमाएगी क्या? इतने सारे बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है, वह कौन धोएगा? और बुढ़ा तू भी यहाँ बैठकर मजे कर रहा है। चल उठा झाड़ू, घर में जगह जगह पर खाने का दाग लग गया है, पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर। इसीलिए मैं घर की साफ सफाई करने लगा, झाड़ू पोछा और मेरी पत्नी सारे बर्तन लेकर धोने लगी। तभी महेश वापिस आ गया। उसने मुझे पोछा लगाते हुए देखा, फटी आंखों से देखता ही रह गया। फिर उसने आवाज दिया, आंटी कहाँ हो? किचन में बर्तन धोती हुई मेरी पत्नी ने बोल दिया, हाँ बेटा किचन में हूँ। महेश किचन में पहुंच गया। बर्तनों का पहाड़ लगा था। अकेले बूढ़ी औरत बर्तन धो रही थी और नितिन और उसकी पत्नी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। यह देखकर तो महेश को बड़ा गुस्सा आया और वह आवाज देने लगा, नितिन, नितिन बाहर आओ। नितिन बाहर आया। महेश को देखकर हड़बड़ा गया। अरे महेश, तुम वापिस आ गए? अभी गए नहीं थे क्या? नहीं, अच्छा हुआ मैं वापिस आ गया। मेरी मोबाइल अंकल आंटी के पास छूट गई थी, नहीं तो तुम्हारी असलियत का पता कैसे चलता? तुम अपने बूढ़े माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, यह काम देखकर खुद पता चलता है। अब तक सुधाकर जी और उनकी पत्नी भी महेश के पास आ गए थे और समझाने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, यह तो हमारा रोज का काम है। सारा घर का काम हम दोनों पति पत्नी ही कर लेंगे, हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। अब महेश को सब समझ में आ गया था, नितिन अपने बूढ़े माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है। महेश ने कहा, नितिन तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं है। यह तुम्हारी सारी बात जो तुम एक आदर्श बेटा होने का पूरे ऑफिस में ढोंग रचा कर रखते हो, मेरे सामने माता पिता के कदमों पर बैठते हो। मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तो कल देख लेना मैं पूरे ऑफिस में तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। अब नितिन को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम अपने काम से काम रखो। तुमको मेरे परिवार में, मेरे घर पर दखल अंदाजी देने का किसने हक दिया है? महेश गुस्से से तो निकल गया। दूसरे दिन वह ऑफिस में बॉस से लेकर सारे स्टाफ को सच्चाई बताने लगा कि यह अपने ही घर में अपने माता पिता को नौकर बनाकर रखा है, अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है। इसकी पत्नी भी अपने सास ससुर को मारती रहती है। यह तो बड़ा जालिम इंसान है और यहाँ ऑफिस में कितना अच्छा बनने का दिखावा करता है। बॉस को यह सारी बात बता दिया। इधर नितिन अपने माता पिता को खास चेतावनी दे दिया था कि महेश कल बॉस से जो भी कहेगा तुम लोगों को उल्टा करना है। यह कह देना कि महेश एक बहुत ही खतरनाक लड़का है, हमारे घर पर जाता है, हमारा घर तोड़वाने की बात करता है, हमारे बहू के ऊपर गंदी नजर रखता है। इसीलिए कल मेरे बेटे ने इसे डांट दिया था। अगर तुम दोनों ने यह बात मेरे बॉस के सामने नहीं कही तो तुम दोनों को हम घर से निकाल देंगे और वह हश्र करेंगे कि तुम दोनों ने सोचा भी नहीं होगा। सुधाकर जी और उनकी पत्नी दोनों डर गए थे। दूसरे दिन ऑफिस में महेश ने नितिन की सारी सच्चाई बता दी। बॉस महेश की बात सुनकर नितिन को अपने कैबिन में लाकर पूछने लगे। नितिन ने कहा, बॉस
सर, यह सब बहुत गलत बोल रहा है। सच्चाई क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। वह अपने माता पिता को अपनी पत्नी के साथ तुरंत बुलवा लिया और कहा, मम्मी पापा, आप सच बताओ कि महेश ने कल हमारे पार्टी में क्या क्या किया था और महेश को मैंने क्यों डांटा था। फिर महेश आज आकर मेरी बॉस से कैसे शिकायत कर रहा है। सुधाकर और उनकी पत्नी दोनों डरे हुए थे। वह महेश के ऊपर इल्जाम लगाकर कह देते हैं कि बेटा, नितिन की कोई गलती नहीं है। नितिन कल मेरे बहू के साथ शराब पीकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, डांस करने में छेड़छाड़ कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने उसे डांट दिया और कहा कि तू मेरा दोस्त है, इसीलिए तुझे अपने घर पर बुलाया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी गंदी नजर मेरी पत्नी पर है। तू मेरे यहाँ से निकल जा। और वह आकर नितिन के बारे में उल्टी सीधी शिकायतें कर रहा है। बॉस यह सुनकर महेश को भी बुला लेते हैं और कहते हैं कि सुनो, कल तुमने जो भी कहा था वह सब गलत है। आज नितिन के माता पिता क्या कह रहे हैं। जब महेश को पता चलता है कि जिस अंकल आंटी के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था वही मेरे लिए इतना बुरा इल्जाम लगा देते हैं, महेश अंदर से टूट जाता है। बॉस उसे बहुत डांटते हैं और डांट कर नौकरी से निकाल देते हैं और नितिन को प्रमोशन दे देते हैं। अपने माता पिता के आड़ में नितिन रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मेरी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, क्योंकि मेरे माता पिता की दवाइयों का खर्च और बच्चे की स्कूल का फीस, घर खर्च, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। बॉस को दया आ जाती है और वे बूढ़े माता पिता को देखकर नितिन की तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। अब नितिन अपनी चापलूसी से सब कुछ हासिल कर चुका था। वह घर आते ही अपने माता पिता को डांटने लगता है, यह जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी महेश को सब कुछ बताने की। तुम लोगों की वजह से तो आज मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। यदि यह सब आइडिया मैं नहीं लगाया होता तो आज मेरी नौकरी चली गई होती। अब तुम दोनों को इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। यह कहकर वह कमरे में सोने चला गया। नितिन की पत्नी, जो काफी चालाक थी, उसने कहा, तुम अपने माता पिता को ऐसे ही निकाल दोगे। इतना बड़ा जो मकान है यह उनके नाम पर ही है। पहले तुम ऐसा करो, यह मकान अपने नाम पर करवा लो और इसे बेच दो, फिर हम लोग कहीं और रहने चले जाएंगे। नितिन के दिमाग में यह तरीका अच्छा लगा। उसने एक एग्रीमेंट बनवा लिया और उसमें लिख दिया था कि अब से इस प्रॉपर्टी का मालिक उसके माता पिता नहीं, नितिन है। और अपने पिता से कह दिया कि यह दवाई का पर्ची है, इसमें कुछ साइन कर दो। तुम्हारी साइन रहेगी तो हमें मेडिकल में डिस्काउंट मिलेगा। उन्हें पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसमें साइन कर दिया। जैसे ही मकान का एग्रीमेंट नितिन के नाम पर हो जाता है, वह अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। नितिन की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। सुधाकर जी कहते रह गए, बेटा, तू तो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाने वाला था, लेकिन हमें घर से बाहर निकाल रहा है। नितिन ने गुस्से में कहा, यह उस बात की सजा है जो तुम लोगों ने महेश के साथ मिलकर मेरे साथ किया है। अब जाओ उसी महेश के घर में रहना और उसी से अपनी दवाइयाँ करवाना। दोनों पति पत्नी रात भर बाहर बैठे रहे। सुधाकर जी की पत्नी की तबीयत खराब थी, उन्हें काफी ठंड लग रही थी। रात भर तेज बुखार हो रहा था। सुधाकर जी गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे, बेटा दरवाजा खोल दे, तेरी माँ की हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे दे दे। लेकिन नितिन ने अपने पिता की एक बात ना सुनी। दूसरे दिन सुबह होते ही सुधाकर जी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। सरकारी अस्पताल में भी काफी भीड़ था, उनका नंबर काफी पीछे आया। फिर भी जब उनका चेकअप हुआ, उन्हें एडमिट कर लिया गया। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि आपने काफी देर कर दिया है, बुखार इनके सिर में चढ़ गया है। अब उनकी बुखार उतर नहीं रही थी। जब बोतल से इंजेक्शन से दवाइयां देने लगे तो उनकी हड्डियां सूख चुकी थी, पानी उनके शरीर में चढ़ नहीं रहा था। वहीं कमजोरी की वजह से उनका सर घूम रहा था, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, शरीर में काफी दर्द हो रहा था। वह काफी समय से बीमार ही चल रही थी, लेकिन रात भर बाहर बैठे रहने की वजह से ठंडी में सारा शरीर अकड़ गया था, जिससे शाम होते होते
सुधाकर जी की पत्नी की मौत हो गई और वह इस दुनिया में अकेले रह गए। वह अपने बेटे के पास भी गए, बेटा तेरी माँ की मौत हो गई है, दरवाजा खोल बेटा। लेकिन अंदर से बहू ने कह दिया, क्या बहाना बनाकर आया है तुम्हारा बाप? अरे यह इतना लालची हो गया है कि तुमसे पैसा मांगने के लिए अपनी पत्नी की मौत तक करने को तैयार है। झूठ बोल रहा है यह बुढ़ा। जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो सुधाकर जी अपनी पत्नी का अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए ले गए। उसके बाद से तो वह दर दर भटकते ही रहे। अब वह बेटे के घर की तरफ जाना भी नहीं चाहते थे, बेटे और बहू का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए वह उनके पास नहीं गए, लेकिन वह अपना मकान किसी न किसी तरह से वापस लेना चाहते थे, पर उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। उन्होंने जब पता लगवाया तो यह पता चला कि अब उनका बेटा और बहू उस घर में नहीं रहते, वह कहीं बाहर चले गए हैं। घर में ताला बंद था। वह अपना मकान लेने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन ना तो हाथ में पैसे था और ना शरीर में ताकत। इसीलिए वह दुर्गा माता के मंदिर में ही रहकर भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। राकेश को अपनी आप बीती बताते बताते सुधाकर जी की आंखों से आंसू के झरने बह रहे थे। राकेश को अब सारा मामला समझ में आ चुका था। वह उनके पास घुटनों के बल बैठकर कहता है, अंकल जी अब मत रोइए, बस आपके रोने के दिन खत्म हो गए। मैं आपकी मदद करूंगा और साथ में ठेकेदार महेश भी मदद करेंगे। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। वह लोगों की मदद किया करते हैं। सुधाकर जी ने कहा, बेटा मैंने महेश के साथ बहुत गलत किया है। मेरी वजह से महेश की नौकरी चली गई है और मैं अब महेश के सामने जाकर मदद मांगने की बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिन मेरे बेटे और बहू की वजह से उनके दबाव में आकर मुझे ऑफिस में झूठ बोलना पड़ा। इसीलिए जब मैं उस दिन महेश के पास काम मांगने के लिए जा रहा था, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। मैं वहां से अपना चेहरा छुपाकर भाग गया और तुम पूछते रह गए कि अंकल आखिर आप ठेकेदार को देखकर भाग क्यों रहे हो? बेटा मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं तो महेश को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं था, लेकिन उस दिन मेरी महेश से बात हुई तो महेश यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि अंकल तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है। और मैंने महेश से यही कहा था कि महेश बेटा मुझे माफ कर दो और एक बार मेरे बेटे और बहू का पता लगाकर बताओ कि वह लोग कैसे हैं। मेरी मदद कर दो, मेरा घर मुझे वापस दिला दो। इसीलिए मैं 2 दिन तक तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के बाहर खड़ा रहा और मेरी बात महेश से हो गई, लेकिन महेश ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। राकेश ने बोला, अंकल आप चिंता मत कीजिए, हमारा ठेकेदार बहुत भला इंसान है, वह नेक दिल है, वह आपकी मदद जरूर करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। सुधाकर जी ने कहा, बेटा तुम रहने दो, मैं ही उनसे बात करूंगा। लेकिन राकेश ने कहा, अंकल मैं भी आपके साथ हूँ। दूसरे दिन राकेश सुधाकर जी को उनके कमरे में लेकर गया। वहां पर सुधाकर जी ने महेश से सारी सच्चाई बताई कि बेटा जिस दिन मैं ऑफिस में तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया था तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। मेरा बेटा और मेरी बहू ने मुझ पर दबाव दिया था। मुझे कहा था कि तुम दोनों पति पत्नी को घर से निकाल देंगे, एक एक टुकड़े के लिए तरसा देंगे। मैं बहुत डर गया था कि मेरी बीमार पत्नी को यदि उसने घर से निकाल दिया तो वह मर जाएगी। जिस चीज के लिए मैं डर कर झूठ बोल दिया कि उसकी ही बात मान लेता हूँ ताकि वह मुझे घर से ना निकाले, लेकिन वह तो बहुत ही निर्दयी निकला। दूसरे ही दिन उसका काम होते ही उसने मुझे और मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया और फिर हुआ भी वही, मेरी पत्नी की मौत हो गई। मैंने झूठ बोला था तुम्हारे ऑफिस में, उसकी सजा मुझे मिल गई। बेटा अब तुम मुझे माफ कर दो। महेश सुधाकर जी की आंखों से आंसू पोंछकर बोले, अंकल मैं नहीं जानता था कि आप इतने दबाव में आकर वहां झूठ बोले, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वह 2 पैसे की नौकरी से तो मुझे छुटकारा मिला
और आज मैं अपने एरिया का जाना माना ठेकेदार बन गया हूँ। मेरे अंडर में कई बिल्डिंगों का काम है और मुझे जितना उसमें महीने भर में मिलता था उतना आज मुझे 2-4 दिन में ही मिल जाता है। अंकल, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप यहीं मेरे कमरे में रहो। यह सुनकर सुधाकर जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा, मुझे उससे बदला लेना है। मेरा घर एक बार मेरे हाथ में आ जाए। महेश और नितिन और सुधाकर जी मिलकर तीनों ने प्लान बनाया कि किसी न किसी तरह से नितिन से घर वापस लेकर ही रहेंगे। एक दिन सुबह नितिन के पास फोन जाता है। फोन करने वाले कहते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे सुधाकर जी से बात करना है। नितिन कहता है, कहिए क्या काम है। सुधाकर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इधर से आवाज जाती है कि सुधाकर जी ने 15 लाख का जीवन बीमा करवाया था। इसी बैंक के अकाउंट के साथ उनका जीवन जीवन बीमा ज्वाइंट में है और उनके सारे पैसे इस बैंक के अकाउंट में आ चुके हैं। नामिनी में उन्होंने अपने बेटे नितिन का नाम डलवाया था। यदि सुधाकर जी इस दुनिया में नहीं है तो यह सारे पैसे नितिन को मिलने चाहिए। आप नितिन से बात करवा दीजिए। नितिन खुश होकर कहता है, मैं नितिन ही बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो इधर से फिर कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, 2 दिन के बाद हम आपको इसी बैंक में मिलेंगे। बस आप साइन कर दीजिए और अपने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। बाकी की सारी कार्यवाही हो चुकी है। नितिन यह सुनकर बहुत खुश होता है, अपनी पत्नी को बताता है 15 लाख रुपए एक साथ मिलने वाले हैं। दोनों पति पत्नी खुशी से फूले नहीं समाते। 2 दिन के बाद नितिन तैयार होकर जिस बैंक में उसके पिता का अकाउंट था उसी बैंक में पहुंच जाता है। वहां पर जीवन बीमा के नाम पर 2 एजेंट पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह लोग सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लिए रहते हैं। जैसे ही नितिन पहुंचता है तो कहते हैं कि आप नितिन है ना, लीजिए इसमें साइन कर दीजिए। इसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में इसी बैंक से ट्रांसफर करवा देते हैं हम। यह सुनकर नितिन इतना खुश हो जाता है कि उस पेपर को पढ़ता भी नहीं है। जल्दी से वह साइन कर देता है और खुशी के मारे बैंक में रखे हुए सोफे में बैठ जाता है कि अब जल्दी से 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और मैं अपने पिता का भी घर बेचकर यहाँ से विदेश में सेट हो जाऊंगा। उसके मन में तो रसगुल्ले फूट रहे थे, खुशी के मारे उछला जा रहा था। लेकिन थोड़ा ही समय बीता था। नितिन बेचैनी से तड़पा जा रहा था। वह आकर कहता है, अभी कितना समय लगेगा। तो उनमें से एक व्यक्ति कहते हैं जिनका नाम राकेश रहता है और दूसरा एक राकेश का दोस्त रहता है, चलिए आपको किसी से मिलवाना है नितिन जी, आइए बैंक के बाहर बात करते हैं। अब नितिन को राकेश और उसका दोस्त दोनों बाहर लेकर आते हैं। बाहर सुधाकर जी और महेश जी खड़े थे। नितिन अपने पिता और अपने ऑफिस के दोस्त महेश को देखकर तो हक्का बक्का रह जाता है। फिर राकेश कहते हैं कि नितिन, पहचानिए जी, क्या यही आपके पिता हैं जो स्वर्ग सिधार गए थे। आपने यही कहा ना, आपके पिता तो अभी जिंदा हैं। देखिए, इनका कहना है कि यह सुधाकर जी है। नितिन उनसे कहने लगा, यह सब क्या मजाक है। आप मुझे यहाँ बुलाए और आपने जो पेपर में साइन करवाया वह क्या था। अब आगे आकर महेश कहता है, नितिन, क्या तुम ही बस चालाक हो। अपने पिता से साइन करवा कर सोचते थे कि मैंने सब कुछ लूट लिया। अब यह पेपर जो तुमने साइन कर दिया है तो यह एग्रीमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अपने पिता की सारी संपत्ति उनके नाम वापस कर रहे हो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी सारी चालाकी खत्म। जैसा तुमने किया था वैसा हमने तुम्हारे साथ किया है। अब यह घर सुधाकर अंकल जी का है और वह अपनी मर्जी से उस घर में रहेंगे। तुम यहाँ से जाओ। नितिन तो यह सुनकर गुस्से से भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिता और पुत्र के बीच में आने की। अब सुधाकर जी आगे आकर कहने लगे, कौन पुत्र, कहाँ का पुत्र। तू अपने आप को मेरा बेटा कहता है। यहाँ से निकल जा नालायक, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। अब नितिन हाथ जोड़कर कहने लगता है, पापा, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
यही घर एकमात्र था। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने सोचा था इसे बेचकर विदेश में अच्छा बिजनेस कर लूंगा। वहां भी मैंने बहुत लोन ले लिया है इसी घर के भरोसे पर। मुझसे घर मत छीनो पापा, मैं बेघर हो जाऊंगा। मैं वहां कर्जे में डूबा पड़ा। सुधाकर जी ने कहा, तेरी यही सजा होगी। तूने मुझसे कहा था यदि मैं तेरे साइड में बोल दूंगा तो तू मुझे घर से नहीं निकालेगा। तेरी वजह से मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई। मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। मेरे झूठ बोलने की वजह से महेश की नौकरी चली गई। उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर वहां से महेश, राकेश और उसका दोस्त साथ में सुधाकर जी चले आए। सुधाकर जी अब अपने घर में जाकर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी संपत्ति आधी राकेश और आधी महेश के नाम करने को कह दिया, लेकिन महेश ने साफ मना कर दिया। अंकल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने मन से जियो और खुश रहो। मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वह मैं करूंगा। सुधाकर जी राकेश से कहने लगे, बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है। अब तुम मेरे साथ इसी घर में रहो। यह घर मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। राकेश का माता पिता इस दुनिया में कोई नहीं थे। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहता था और महेश के अंडर में काम करता था। फिर भी राकेश एक अच्छा दिल और ईमानदार लड़का था। उसने भी मना कर दिया, अंकल जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुधाकर जी नहीं माने और उसे अपने साथ घर में ही रख लिए। अभी तक सुधाकर जी की प्रॉपर्टी उनके नाम पर ही थी, लेकिन उन्होंने मन ही मन में निश्चय कर लिया था कि मैं इस प्रॉपर्टी का दो भाग करके ही रहूंगा। उन्होंने राकेश से जबरदस्ती एक दिन वकील बुलवाया और महेश और राकेश के नाम आधी आधी प्रॉपर्टी कर दी। उन्होंने कहा, बेटा महेश, तुम भले ही कितना कमाते हो, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो। इसीलिए मेरी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार बनता है। जो भी है उसे प्यार से स्वीकार कर। महेश मना नहीं कर पाया क्योंकि सुधाकर जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन राकेश और महेश दोनों मिलकर सुधाकर जी की खूब सेवा करते। उनके लिए एक 24 के लिए नौकरानी रख दिया जो घर का काम करे और सुधाकर जी का भी ध्यान रखे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।